तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को। तो क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गुड इवनिंग अमर, सुमित, पूनम, आयुषी, प्राची, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में जैसे कि हम लोगों ने विलियन चैप्टर पढ़ा था, तो उसी का जो टॉपिक हम लोग का रह गया था उसको हम लोग आज की क्लास में आगे बढ़ाएंगे, उसके न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ और प्यारे प्यारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएं। जो बच्चे आ चुके हैं उन सभी का स्वागत है, और जो आ रहे हैं उनका थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद अपनी कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ये चैट को वो कर दीजिए नीचे, ठीक है। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, मेघा, सौम्य, राधिका, रेहान, प्रवीण, जितने भी बच्चे हैं गुड इवनिंग सभी को। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो टॉपिक किया था, उम्मीद करते हैं उसके आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, आपने डीपीपी सॉल्व की होगी, आपको जो होमवर्क दिया गया था। हाँ, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं सुमित, वो क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। जो हमने होमवर्क आपको दिया था, जो क्लास में होमवर्क के क्वेश्चन हमने आपको दिए थे, वो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है। एक दो क्लास में और थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाएं तो इकट्ठा 6 7 8 10 क्वेश्चन हो जाएं होमवर्क वाले, तो उनको हम एक साथ आपको करवा देंगे, ठीक है। हाँ, हम बढ़िया हैं बेटा। तो होमवर्क वाले क्वेश्चन जिन लोगों ने कर लिए हैं अच्छी बात है, जिन लोगों से अभी नहीं बन रहा है उन लोगों को हम करा देंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस करेंगे, थोड़ा एक दो क्लास में और भी क्या किया जाए, और भी क्वेश्चंस देख लिए जाएं, उसके बाद इकट्ठा फिर सबको करवा देंगे, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वॉइस कम जा रही क्या? कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो हम लोग जो है बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके ओके पूनम, ठीक है। मोहम्मद आसिफ, वॉइस अच्छा कम आ रही है। अभी देखिए, अभी वॉइस सही है क्या? अभी वॉइस सही? सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या अभी वॉइस सही है? चलिए, तो सभी बच्चे जो है, सबसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं क्लास से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसा कि वॉइस के भी मैसेज आ रहे हैं, तो जैसे कि क्या है, आपने डीपीपी में पिछले कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, उसमें कुछ शायद एक दो क्वेश्चन आगे के टॉपिक के रहे हों। तो एक दो क्वेश्चन शायद आगे के टॉपिक के रहे होंगे। तो चलिए, हाँ, टेस्ट कब होगा? ओके, टेस्ट बेटा 10 तारीख को होगा, और टेस्ट का सिलेबस जो हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके होंगे, मतलब कल 9 तारीख तक की क्लास में जो भी हम लोग पढ़ चुके होंगे, वो सारा आपका टेस्ट का सिलेबस होगा, ठीक है। और टेस्ट आप सभी को बढ़िया से देना है, और ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी बच्चे क्लास में हैं आज भी और इसके पहले भी जो भी थे, उन सभी बच्चों को टेस्ट जरूर देना है। जब आप टेस्ट दोगे तो आपको अपनी असली रैंकिंग पता चलेगी, आपको अपनी असली पढ़ाई पता चलेगी कि आपने कितना पढ़ा और कितना सीखा, ठीक है। तो आपको टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा कि नहीं अभी हमारा जो है उतना अच्छा सा प्रिपरेशन नहीं है, अभी हमारी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है, तो हम ये वाला टेस्ट नहीं देंगे, अगला टेस्ट देंगे, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं करेगा। जितने भी बच्चे क्लास में आ रहे हैं रेगुलर, हर बच्चे को टेस्ट देना है, ठीक है। हो सकता है टेस्ट में किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, कुछ बच्चों के कम मार्क्स भी रह जाएंगे, लेकिन उससे क्या है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको सिंपल सा क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे होंगे उन पे आपको फिर देखना है कि वहां पे किस कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, और ये सारी चीजें तभी पता चलेंगी जब आप टेस्ट दोगे ना। तो जब आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी, आपका कॉन्सेप्ट कहाँ पे गड़बड़ हो रहा, तो आपको एग्जैक्ट चीजें पता चल जाएंगी। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको आप दोबारा से रिवाइज करोगे और उसको और स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो आपके लिए अगले टेस्ट में और अच्छा रहेगा। तो टेस्ट सभी को जरूर देना है, 10 तारीख को टेस्ट है, ठीक है। 10 अगस्त को शायद आप लोगों को नोटिफिकेशन मिला भी होगा। तो हाँ, सभी बच्चों के लिए, जो इस बैच के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए वो टेस्ट है। आप सभी बच्चे टेस्ट दीजिए, और आपका टेस्ट का सिलेबस वगैरह भी शायद आपको मिल गया हो, नहीं मिला होगा तो हम बता दे रहे हैं, कल तक की क्लास में जो भी आपको, मतलब कल मतलब इस वीक की जो भी क्लास होगी, 10 तारीख से पहले तक जो भी क्लासेस हैं, उन क्लासेस में जो भी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, वहां तक का टॉपिक आपका टेस्ट में आएगा, ठीक है। वहां तक का टॉपिक आपका टेस्ट में आएगा। अभी हम बेटा केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं,
तो केमिस्ट्री का बता रहे हैं, बाकी और भी विषय का टेस्ट हो सकता है ना। हाँ, तो नीट पैटर्न पे ही रहता है, जैसे 45 क्वेश्चंस आपके नीट में आते हैं केमिस्ट्री पोर्शन के, तो वो 45 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे केमिस्ट्री के, ठीक है। सेम नीट पैटर्न पे वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और कुछ बच्चे जो हैं और भी बातें हैं, जैसे कुछ बच्चों को 45 क्वेश्चन है बेटा, बता दिया है ना। और कुछ बच्चों को सब्जेक्ट समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है शायद, अभी हमने रिव्यू देखा था पिछले वीक का, ठीक है। तो जिन बच्चों के साथ ऐसी समस्या आ रही है वो बच्चे जब क्लास के बाद कमेंट में आप अपना कमेंट डाल दिया करिए कि सर हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम कमेंट्स को रेगुलर चेक करते हैं, तो उन कमेंट्स में जो भी आपके टॉपिक्स में रेगुलर मतलब प्रॉब्लम होती है, तो अभी क्या होता है जब ये चैप्टर फिनिश होगा तो चैप्टर के बाद एक बार फिर से समराइज्ड वीडियो दिया जाता है ना, आपको पूरे चैप्टर की समरी दी जाती है। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी उन टॉपिक्स में, वो जो समरी वीडियो आएगी उसमें फिर से हम बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि हर बच्चे को सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, जैसे पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है वैसे हर बच्चा भी एक जैसा नहीं होता, है ना। किसी बच्चे का माइंड बहुत शार्प है तो तुरंत चीजों को कैप्चर कर ले रहा है, कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा चीजों को समझने में दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कि वो कमजोर हैं या उनका दिमाग उतना काम नहीं कर रहा है, ऐसा किसी के साथ नहीं, सभी बच्चे एक जैसे हो। बस होता क्या है कि कुछ बच्चों के लिए चीजें थोड़ा टाइम से हो जाती हैं, टाइम से समझ में आ जाती हैं, और कुछ बच्चों को चीजें समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐसा अगर किसी के साथ किसी भी टॉपिक में हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। आप हमसे डायरेक्ट बताएं कि जो है सर ये टॉपिक में हमें प्रॉब्लम है, आप इसको समझाइएगा आगे फिर किसी न किसी तरीके से, तो हम आपको सारी चीज़ें समझा देंगे, ठीक। तो इस वजह से, और भी क्लास में देखो दूसरी चीज़, कभी कभी हमें टॉपिक क्यों नहीं समझ में आता, तो कभी कभी टॉपिक इसलिए भी नहीं समझ में आता कि भाई साहब हम लोग पीछे की क्लासेस मिस करके आए होते हैं। अब जैसे आज की क्लास में हम वाष्प दाब के अवनमन के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। अब वाष्प दाब का अवनमन टॉपिक पीछे की क्लास में हो चुका है, वाष्प दाब का अवनमन का टॉपिक पीछे की क्लास में हो चुका है। अब जो बच्चा पीछे की क्लास किया ही नहीं उसको आज की क्लास में तो प्रॉब्लम होगी ही ना, क्योंकि उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं और डायरेक्ट वो न्यूमेरिकल देखने आ गया, तो भाई सब कहां से समझ में आएगी। तो इसलिए आप क्या करिए, सारी क्लासेस देखिए। ऐसा ना करिए कि 5वीं क्लास देखें और सीधे जंप करके 8वीं क्लास में चले गए कि यार बीच वाला टॉपिक छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है कुछ बच्चों के स्कूल में किसी टॉपिक से टेस्ट आते हैं तो लोग कहते हैं कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेते हैं। तो ऐसा मत करिए कि बीच का टॉपिक स्किप करके आप आगे जाइए, आप सारे टॉपिक को रेगुलर कवर करते जाइए, और जब सारे टॉपिक रेगुलर कवर करते जाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। एक और चीज है कि बेटा देखो अभी चैप्टर ये फर्स्ट चल रहा है, ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा लेंदी चैप्टर भी है, और अपन लोग के पास समय भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कम है ना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट करके आ चुके हैं, क्योंकि सर लक्ष्य 1.0 वाले से हम लोग तो पीछे ही हैं, है ना। तो हम लोग पीछे हैं तो हमारे पास 2 महीने का शायद समय कम भी है, लेकिन फिर भी हम लोग सारी चीज़ें छोटे से लेकर बड़ी तक पढ़ रहे हैं। तो अभी जो है हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद कोशिश किया करिए कि क्लास के बाद अपने से और क्वेश्चंस ढूंढ कर क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। हमारा क्या है कि हम आपको किसी भी फॉर्मूले पर, किसी भी टॉपिक पर एक एक टाइप का हर क्वेश्चन करा दे रहे हैं, मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हर टाइप का हम क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं। और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी क्या है, अब एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, आपका भी फायदा नहीं है, हमारा भी समय जाएगा, आपका भी समय जाएगा। हर टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर करते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करिए, उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो बस मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहेंगे सफलता जरूर मिलेगी, इतनी सी कहानी है जो आपको सुनानी थी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ा था। तो आज उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। आज उससे रिलेटेड पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर अपना टॉपिक आज आगे बढ़ाएंगे। कुछ बच्चे जो है जिन लोगों ने पिछले वीक के रिव्यू में थोड़ा सा नेगेटिव रिव्यू किया था, वो लोग डायरेक्ट कमेंट में हमको बता सकते हैं कि बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है। जब आप हमसे डायरेक्ट प्रॉब्लम बताएंगे तभी हम आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, ठीक है। अब आपने हमसे कुछ बताया कि सर ये समस्या आ रही है, तो हम उसको डायरेक्ट देख रहे हैं तो हम उसको आपके लिए सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ठीक है। चलो, तो देखो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्या पढ़ा था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ा था। और
वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का जो फॉर्मूला था उसको हम एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। आपने पढ़ा था कि जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट होता है वो अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वो अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और इसी फार्मूले को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, तो ये फार्मूला कुछ ऐसा बना था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बाई एन, ये था। अब यहाँ पे और समझिएगा, एन बाई एन, एन क्या थे हम यहाँ पे सबका लिख दे रहे हैं, ये विलायक का वाष्प दाब था। पी नॉट क्या था बेटा, विलायक का वाष्प दाब। आप एक एक चीज समझिए, आपको हर चीज समझ में आएगी। ये क्या है बेटा, जब अवाष्पशील विलेय मिला देते हो तो उसको मिलाने के बाद होता है विलयन का वाष्प दाब। और बेटा स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन आपका होता है विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। और कैपिटल एन क्या होता है, विलायक का मोल प्रभाज। हर चीज को बड़े प्यार से समझिए। देखिए यहां हम हैं आपके लिए, भाई हमारा काम क्या है, आपके लिए चीजों को आसान बनाना, आसान तरीके से समझाना। तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सारी चीजें बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल प्यार से समझ में आ जाए। उसके बाद भी अगर कहीं कोशिश में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो आप हमको डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर ये चीज ऐसे है, हमें दिक्कत है यहाँ पे, तो उसके लिए हम आपके लिए कुछ ना कुछ, पोल पर ज्यादा ध्यान ना दें, हाँ कोशिश करें क्वेश्चन सही हो। बिल्कुल सही बात है बेटा। कभी कभी कुछ बच्चे पोल के चक्कर में तुरंत तुक्का मार देते हैं कि 1 सेकंड में मेरा नाम ऊपर आ जाए, 2 सेकंड में मेरा नाम ऊपर आ जाए। तो ये नहीं करना है कि तुक्का मार देना है, आपको क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करना है, उसके बाद पोल में आंसर दीजिए। देखिए अगर आप हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, भले आप देर से दें, पोल में हर क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो आपका नाम पोल में ऊपर ही रहेगा। ये गारंटी मान लो, 5 क्वेश्चन के बाद आपका नाम पोल में ऊपर आएगा ही आएगा। और आप जल्दीबाजी के चक्कर में तुक्का मार दिए, गलत हो गया, तो आप एक भी क्वेश्चन गलत किए तो आप नीचे चले जाओगे। हाँ बेटा हम तो अच्छे से समझाने की कोशिश, पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से ही समझाते हैं। उसके बाद आप लोग भी थोड़ा सा अपनी तरफ से मेहनत करिए, बाकी चीजें तो अच्छी है ही हैं। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग देखो, इसी फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, ये जो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। स्मॉल एन को लिखा जा सकता है स्मॉल डब्ल्यू बाई ये, और कैपिटल एम को लिखा जा सकता है कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम, कैपिटल एन को। तो ये एन ऊपर, ये एम ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, तो एक फॉर्मूला आपका इस रूप में, एक आपका इस रूप में फॉर्मूला भी आएगा ना, एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, ये इसी का रूप है। इसमें क्या है बेटा, इसमें स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार, विलायक का भार। और बेटा जो आपका स्मॉल एम है वो विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है। और आपका जो कैपिटल एम है वो विलायक का अणुभार है, विलायक का अणुभार है। ठीक, इस तरीके से ये कहानी है। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो बेटा, यहां पे अगर आप देखेंगे इसमें और हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में हम और ऐसा कुछ कर सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एन, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहां 1000 से गुणा कर दो और 1000 से भाग कर दो, ये एम को एम डैश कर दो, एम को क्या कर दो एम डैश, एम डैश मतलब विलेय का अणुभार, एम डैश कर दो। ठीक है, इस एम को क्या लिख दो, एम डैश लिख दो, विलेय का अणुभार। अब देखो अगर यहाँ 1000 से गुणा 1000 से भाग किए तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, डब्लू गुणे 1000 बटे एम गुणे एम डैश है ना, ये एम डैश गुणे कैपिटल डब्लू, और यहाँ पे कैपिटल एम अपॉन 1000, और ये क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। तो बेटा ये देखो ये किसका फॉर्मूला है, विलेय का ग्राम भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार, ये मोललता का सूत्र हो गया। ये किसका सूत्र हो गया, मोललता का सूत्र। तो यहां से आपने मोललता का फॉर्मूला निकाल लिया, एम, एम क्या शो कर रही, मोललता को। तो ये यहां से आप मोललता भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ये फॉर्मूला आपके मोललता के रूप में आ गया। ठीक है, ये वाली एम जो है, ये वाला जो आपका एम है, ये एम किसको शो कर रहा, ये आपका जो एम है बेटा, ये एम शो कर रहा है किसको, मोललता को। किसको शो कर रहा, मोललता को शो कर रहा है। ठीक, तो यहां पे ध्यान से समझिएगा, आपको एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, जहां पर क्या है, विलेय विलायक के लिए ये सारी चीजें हैं,
एक फार्मूला ये है जहां पर विलेय के भार और विलायक के भार के रूप में फार्मूला है, और एक फार्मूला ये है जहां पर क्या है बेटा, ये आपका एम मतलब क्या है, मोललता है, और एक ये तो मोल प्रभाज वाला फार्मूला लिखा ही हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज भी तो कहते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं, ठीक है, क्लियर है ये? जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दो। इतनी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, तो इतनी बातें लास्ट क्लास में पढ़ी थी, तो बेटा ये सारे अब इन्हीं फॉर्मूले पर हमें क्वेश्चंस आज की क्लास में करने हैं। और एक पॉइंट और भी ध्यान रखो, आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाष्प दाब के मापन की कौन सी विधि, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के मापन के लिए विधि कौन सी होती है, यहां हम लिख दे रहे हैं वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की गणना या का मापन ओस्टवाल्ड वॉकर विधि, ओस्टवाल्ड वॉकर विधि से करते हैं। ये बहुत ही ध्यान रखिएगा, ये आपसे डायरेक्ट बस, अब ये विधि क्या है, इस विधि में क्या होता है, ये सब आपके काम की चीज नहीं है। आपके काम की चीज ये है, केवल ध्यान रखना कि भाई साहब हमारा जो वाष्प दाब का मापन, आपेक्षिक अवनमन का मापन है, वो किससे होता है, ओस्टवाल्ड वॉकर विधि की सहायता से होता है। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का जो मापन है वो ओस्टवाल्ड वॉकर विधि की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है, ओस्टवाल्ड वॉकर विधि की सहायता से होता है। ये वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का मापन करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो बेटा ओस्टवाल्ड वॉकर विधि का प्रयोग किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक, एक ये पॉइंट आप जरूर से लिख लीजिए। चलो हाँ अंजना बेटा क्या डाउट है बताओ। हाँ शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बना सकते हैं, ये फॉर्मूले की शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, सारे फॉर्मूले एक जगह लिखने होते हैं, तो आपके ये शॉर्ट नोट्स टाइप बन जाएंगे, ठीक है। चलो हाँ बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम के, क्योंकि आप तो दोनों के लिए पढ़ रहे हो ना बेटा, आप 12th में हो तो आप बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हो और आप नीट एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हो, आप बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हो और आप नीट एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हो, तो आपके लिए तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा हरीश चौधरी टेलीग्राम पर फ्री चल रहा है, चलो देखते हैं बेटा, अभी तो टेलीग्राम हमारे पास है नहीं, तो फिर चलो ये 25 डिग्री पर शुद्ध जल का ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपके पास, और हाँ क्वेश्चन ही बनाते हैं। देखो ये आपको हमने दे दिया 90 सेकंड का समय, चलो सॉल्व करो। इस बार हमने इस क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट का समय दिया, चलो 1.5 मिनट का समय दिया है। चलो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाएं बेटा, क्वेश्चन ने साफ साफ पूछा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 25 डिग्री पर शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना है और 100 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम जल में मिलाते हैं, तो बताओ वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा। तो यहाँ तो साफ साफ क्वेश्चन में कह दिया कि वाष्प दाब का अवनमन निकालना है। तो भाई साहब अगर वाष्प दाब का अवनमन निकालना है तो इसी का ना फॉर्मूला लगाइएगा, क्वेश्चन तो खुद बताता है, क्वेश्चन खुद कहता है कि मुझको ये बताओ, तो जब क्वेश्चन खुद कह रहा है कि मुझको ये बताओ, तो तुम उसी का फॉर्मूला लगाओ, उसमें सारी वैल्यू रखकर आंसर पाओ और मुस्कुराते हुए घर चले जाओ। बोलो तौसीफ अंसारी बी, ठीक है, ओके। देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन पी एस। देखो ये फॉर्मूला भी हमने देखा था, जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला था। सिंप्लीफाइड फॉर्मूला क्या था कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, सॉरी पी एस वाला लगाते हैं ना, ये पी एस वाला, एन अपॉन कैपिटल एन, इसको हमने क्या लिखा था, डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये फॉर्मूला हमने लिखा था। और ये देखो पी नॉट माइनस पी एस, वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन नहीं पूछा बेटा, ध्यान देना, आपसे क्या पूछा है, वाष्प दाब का अवनमन। तो वाष्प दाब का अवनमन मतलब डेल्टा पी पूछा है, और डेल्टा पी किसके बराबर होता है, पी नॉट माइनस पी एस के बराबर। डेल्टा पी किसके बराबर होता है, पी नॉट माइनस पी एस के बराबर, ठीक है। बस अब ये फॉर्मूला है, यही है वाष्प दाब का अवनमन, यही तो आता है, तो ये आपको यही पता करना है, डेल्टा पी अपॉन पी एस बराबर डेल्टा पी एस, पी एस हमें नहीं पता। अब देखो एक चीज और ध्यान दो, इस क्वेश्चन में हमें वाष्प दाब दिया शुद्ध जल का, तो यहां पहले हम इंफॉर्मेशन नोट कर दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन हम नोट कर दे रहे हैं क्या क्या दिया है ना। कह रहा है शुद्ध जल का वाष्प दाब,
तो शुद्ध जल का वाष्प दाब देखो बेटा, शुद्ध जल का वाष्प दाब अगर देखें पी नॉट जिसे लिखते हैं कितना है 23.88 mmHg, ये शुद्ध जल का वाष्प दाब है। ठीक है, 100 ग्राम सुक्रोज को 1000 ग्राम जल में मिला रहे हैं, तो बेटा विलेय का देखो, विलेय का भार आपको कितना दिया है, स्मॉल w आपको दिया है 100 ग्राम, और विलायक का भार, विलायक कौन है बेटा, जल है, तो विलायक का भार जो कि जल है आपका वो कितना दिया है, कैपिटल W आपको दिया है कितना 1000 ग्राम। ठीक है, अब देखो सुक्रोज जो कि विलेय है उसका अणुभार भी दिया है, सुक्रोज जो कि विलेय है तो विलेय का अणुभार भी दिया है, तो विलेय का अणुभार आपको स्मॉल m डैश से लिखते हैं ना, m डैश कितना हो जाएगा, ये आपको दिया है 342, ये देखो क्वेश्चन में ही दिया है 342, ये विलेय का अणुभार भी दिया है 342। उसके बाद देखो बेटा आपको विलायक, विलायक कौन है, जल, तो विलायक का अणुभार तो पता ही है ना, विलायक का अणुभार आपके पास कैपिटल M, विलायक का अणुभार कितना होता है 18, है ना, यही आपको दिया, इतनी चीजें आपको दी हैं। पहले जो क्वेश्चन में जिन बच्चों से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, जिन बच्चों से शॉर्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, शॉर्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या है, शॉर्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये है कि सर हमें जो है फॉर्मूला पता हो, वैल्यू रखो, तुरंत निकल जाए, यही तो शॉर्ट तरीका है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, हमें अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम पहले क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन नोट करेंगे। हमने क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन नोट की, शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना है, बहुत अच्छी बात है। फिर 100 ग्राम सुक्रोज को मतलब विलेय है 100 ग्राम, 1000 ग्राम जल में मिलाने पर मतलब विलायक है 1000 ग्राम, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन मतलब हमें पता क्या करना है बेटा, वाष्प दाब का अवनमन पता करना है, वाष्प दाब का अवनमन पता करना है, वाष्प दाब का अवनमन, डेल्टा पी पता करना है, डेल्टा पी का मान पता करना है, क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, चलो इतनी चीज तो सभी को समझ में आ गई कि ये क्वेश्चन में ही दिया है, हमने इसमें कुछ अपने से नहीं किया है। पहली चीज, ये चीजें क्वेश्चन में ही दी थी, हमारा अभी तक कोई हाथ इसमें नहीं है। ठीक है सर, फिर अब आप क्वेश्चन में जो पूछा है वाष्प दाब का अवनमन, तो भाई वाष्प दाब के अवनमन के लिए फॉर्मूला लगाइए, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आपका क्या होता है, स्मॉल n अपॉन n प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। और आपको हमने लास्ट टाइम बताया था कि अगर विलयन तनु है, अब देखो 1000 ग्राम में 100 ग्राम है तो हम इसको तनु मान लेते हैं, तो मान लो अगर विलयन तनु है, विलयन कैसा है, तनु है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है n अपॉन n, तनु विलयन के लिए। अगर विलयन हमारा तनु है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं n अपॉन n, ये कर सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W, ये फॉर्मूला है। ये पी नॉट माइनस पी एस, इसी को तो डेल्टा पी कहते हैं बेटा, ये देखो पी नॉट माइनस पी एस को तो डेल्टा पी कहते हैं, अपॉन पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। अब जो वैल्यू आपको यहाँ दी है सब रख दो, डेल्टा पी पता करना है। ठीक है सर, पी नॉट का मान ये दिया है 23.8, ठीक है सर, स्मॉल w ये दिया है 100 ग्राम, ठीक है सर, कैपिटल M ये है 18, ठीक है सर, बटे कैपिटल W और स्मॉल m डैश दिया है 342, ठीक है सर, और कैपिटल W दिया है 1000। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, फिर यहाँ देखो 5 2 पंचे 10 और 2 9 18, ये हो गया, तिरिया गुणा कर दो तो डेल्टा पी बराबर क्या आ जाएगा, 23.8 गुणे 9 बटे 342 गुणे 5, ये आ जाएगा। अब इसी को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग देखो ये 24 के करीब है, लगभग 24 के करीब है, तो 24 का 9 टाइम कितना होता है, 24 का 9 टाइम होता है 216, तो लगभग ये 216 से कुछ 9 दूनी 18 तो 1.8, लगभग 214.2 के करीब ये वैल्यू आएगी ऊपर वाली, और नीचे वाला 342 गुणे 5, 3 पंचे 15, 4 पंचे 20, तो लगभग 3 पंचे 15, 4 पंचे 20, लगभग 1700 के करीब, और 17 से 21 को काटोगे तो 0.125 समथिंग आएगा, क्या देख लेते हैं। इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ यंत्र, हम यंत्र से कर दे रहे हैं लेकिन तुम लोग बुद्धि यंत्र से करना, हम यंत्र से कर दे रहे हैं लेकिन तुम लोग बुद्धि यंत्र से करना है ना, क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धि यंत्र भगवान ने दिया है, तो तुम्हारे पास बुद्धि यंत्र है, क्योंकि एग्जाम में तो तुमको बुद्धि यंत्र ही लगाना है।
तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, देखो बिल्कुल अगर हम इसको कैलकुलेट कर देते तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। देखो इसको हमने गुणा किया, अब कुछ बच्चों को गुणे में भी दिक्कत आती, गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 1 21, 5 दूनी 10, 0, 5 चौके 20, 1 21, 2, 5 तिया 15, 2 17। अब यहाँ से देख लो बेटा ये 1710 है और ये 214 है, तो दशमलव में आएगा 0.17 से 125, यहाँ पे आपका आंसर आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही था। तो आइए देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। इसका आंसर बिल्कुल बी वाला सही है, बी वाला ये। तो बिल्कुल हम लोग 20 करते हैं और लगभग 68% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। मोहम्मद तौसीफ अंसारी ने सबसे तेज जवाब दिया, पूनम पतवा, आर्यन, पल्लवी, अर्पिता, संजीव, ऐसवी, डॉली, आराध्या, जानवी कुमारी, ये ठीक है। तो बिल्कुल सही है, 68% बच्चे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो ये आपका क्वेश्चन है। देखो जिन बच्चों को थोड़ी सी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है उन बच्चों को हम रोज एक बात बोलते हैं कि भाई साहब आपके लिए सबसे जरूरी ये चीजें हैं कि क्वेश्चन में क्या चीजें दी गई हैं उनको पता करना, क्वेश्चन में क्या चीजें दी गई हैं और उनको किससे लिखते हैं ये पता करना। तो भाई क्वेश्चन में ये दिया था, इसको लिख लिया, ये दिया, फिर फॉर्मूले में वैल्यू रख कर निकाल लेना है बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन करते हैं, 60 सेकंड का समय हो गया समाप्त, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित ताप पर शुद्ध जल का वाष्प, देखो हम डायरेक्ट करें, शुद्ध जल मतलब पी नॉट का मान दिया 25 mm, और जलीय विलयन यूरिया का वाष्प, मतलब जलीय विलयन का वाष्प मतलब पीएस दिया है 24.5 mm। तो इस विलयन की मोललता पूछा है। तो अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, ये क्या फॉर्मूला देखा था, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे देखा था कि भाई साहब ये होता है मोललता वाला फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर एम इंटू कैपिटल एम अपॉन 1000, यही फॉर्मूला था। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगाइए, क्या फॉर्मूला है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एम इंटू कैपिटल एम अपॉन 1000, ठीक, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो अब इसको ध्यान दीजिएगा, 1000, इसको ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, पी नॉट का मान है बेटा 25 माइनस पी एस कितना है 24.5 बटे पी एस कितना है 24.5, और एम क्या है, जल का अणुभार ना, तो जल का अणुभार कैपिटल एम, जल का अणुभार कितना होता है 18 बटे बेटा 1000, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ऊपर आ जाएगा 0.5, नीचे आ जाएगा 24.5 बराबर स्मॉल एम इंटू 18 बटे 1000। तो स्मॉल एम का मान क्या हो जाएगा 1000 गुणे 0.5, 0 पॉइंट से पॉइंट हटा दो, देखो ऊपर भी पॉइंट नीचे भी पॉइंट, तो 5 बटे 245 गुणे 18, 5 से काटो, 5 चौके 20, 5 9 45, 49 आ गया, और लगभग ऊपर आएगा 55.55 और नीचे ये मान है 49, 49 बोले तो लगभग 50, 49 बोले तो लगभग 50, और लगभग 50, तो एग्जैक्ट मान निकालना है ना, यहाँ 1.2 भी दिया, यहाँ 1.11 भी दिया, 1.2 भी दिया, 1.11 भी दिया, तो लगभग ये, एक मिनट एग्जैक्ट कैलकुलेट कर देते हैं। अब इसमें भी 1000 डिवाइडेड बाई 245 डिवाइडेड बाई 18 है ना, और कहाँ पे रह गए 49, सॉरी, 1000 डिवाइडेड बाई 49 डिवाइडेड बाई 18, तो ये 1.11, ये सी वाला ऑप्शन सही है इसका। 18 कहाँ से बेटा, जलीय विलयन है ना, देखो जलीय विलयन, तो जलीय विलयन जल विलायक है, विलायक कौन है, जल, जलीय विलयन मतलब विलायक कौन है, जल, और विलायक जल है तो जल का अणुभार कितना होता है, जल का अणुभार होता है 18, और इसी को तो कैपिटल एम से दर्शाते हैं, इसी को किससे दर्शाते हैं बेटा, कैपिटल एम से, ये जल का अणुभार 18 कैपिटल एम से दर्शाते हैं ना, ठीक है। चलो तो ये इसका क्या आ जाएगा, इसका 1.13 आ रहा, तो मान लो 1.11 समथिंग ही सी वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये राउंड ऑफ भी करोगे तो ये 2 नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1.11, ठीक है, 1.111 आएगा, बिल्कुल 1.11 आएगा। अब यहाँ पे बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अब देखो
कुछ बच्चों का 1.2 क्यों आया होगा, उन्होंने ये फॉर्मूला एग्जैक्ट लगाया है। और इस क्वेश्चन में एक और तरीके से भी, इस क्वेश्चन में देखो साफ साफ यहां पे दे दिया, कह रहा है तनु जलीय विलयन है। कैसा है? तनु जलीय विलयन। तो तनु जलीय विलयन, तो तनु विलयन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसने, तो 1.11 आ जाएगा। बेटा 18 से 1000 को डिवाइड करो, 18 से 18 95, फिर 10 बचा 18 95, फिर 10 बचा 18 95, फिर 10 बचा 18 95, ये ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था, तनु विलयन का फॉर्मूला आपको बताया था ना, तनु विलयन। तो जब तनु विलयन होता है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन, ये लगाते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ने हमसे कह दिया कि तनु जलीय विलयन है, तो इसलिए उसने जो फॉर्मूला लगाया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम जाते तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये फॉर्मूला था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये था, तो यहाँ पे 18/1000, तो यहाँ पे एग्जैक्ट अगर देखो तो m बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 18। तो इससे काटोगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 बार जाएगा। ठीक है, 50 गुणे 18 1000, और ये आ जाता 55.55/50, तो लगभग 5 से काटोगे 1.111 इस तरह आता। ठीक है, ये तो वही 1.11 समथिंग ये आएगा, 1.2 नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे 1.313 है, तो ये 3 भी राउंड ऑफ करने पर इसको कुछ दे थोड़ी पाएगा, तो ये 1.1 वाला ऑप्शन ही सही होगा इसका। तो इसका ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी सही होगा ये। तो लगभग 31% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। मोहम्मद तौसीफ, संजीव, डॉली, सादिया, अंजना, गणेशपुरी, मिथिलेश, कुमकुम, वर्मा जी। देख लेते हैं टॉप में कौन है, सुमित, विशेष। अब देखो यहाँ पे टॉप में जो बच्चे हैं इनका रीजन है, कुछ बच्चों ने बी जवाब दिया होगा और कुछ बच्चों ने डी जवाब दिया होगा। तो इस क्वेश्चन में दोनों जवाब सही थे, इसलिए थोड़ा सा रैंकिंग में ऊपर नीचे आई। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे मिसटाइपिंग थी, तो इस वजह से इसमें दोनों जवाब सही थे, बी भी सही था, डी भी सही था। मतलब अगर यहाँ पे केवल कह देता ना कि आप केवल यहाँ पे कह देता अवनमन डेल्टा पी, तो डेल्टा पी को डायरेक्ट कह सकते थे, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी नॉट कह सकते थे। लेकिन यहाँ अपेक्षिक अवनमन दिया है, तो ये वाला कथन भी गलत है। तो इसमें दो ऑप्शन सही थे, इसीलिए थोड़ी सी रैंकिंग गड़बड़ हुई आप लोगों की। कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक थी तो उसमें अपन लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन नहीं सही हैं, दोनों ऑप्शन सही बेटा, मतलब दोनों सही होंगे उसके, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, बताइए। अच्छा पोल नहीं दिया क्या इसका, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, पोल लगाना भूल, लो पोल लग गया। बताओ जल्दी से, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। पोल भूल गए थे क्या, डी सी डी सी, चलो क्वेश्चन कह रहा है जल में NaCl मिलाने पर उसका वाष्प दाब बढ़ता है। तो बेटा NaCl क्या है, अवाष्पशील विलेय है। 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 ठीक है, अवाष्पशील विलेय मिलाने से वाष्प दाब बढ़ता है। तो बेटा अवाष्पशील विलेय आप मिलाते हैं तो वाष्प दाब बढ़ता नहीं, वाष्प दाब घटता है। तो ये वाला भी गलत है और ये वाला, दोनों कथन असत्य हैं। तो टाइमिंग होने वाली समाप्त, फिर देखते हैं।
प्रकथन और कारण दोनों गलत है। अवास्तव मिलाने से वाष्पदाब घटता है, ये भी बढ़ता है, ये भी गलत है, और वाष्पदाब NaCl मिलाने से वाष्पदाब बढ़ता है, ये भी गलत है। तो इसका डी ऑप्शन सही है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है ये। तो रिजल्ट देखते हैं बेटा, इसका ऑप्शन नंबर डी, 39% बच्चों ने सही जवाब दिया। कुलदीप, सुमन, डॉली, मधु, महावीश, प्रवीण, युवराज, उपेंद्र, पल्लवी और सादिया खान, इन बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। दोनों गलत हैं, ठीक है। अवास्तव विलय मिलाने से वाष्पदाब घटता है, ठीक है, बढ़ता नहीं है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। चलो डी वाला बिल्कुल सही है, बिल्कुल डी वाला सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, ये एक सेम मोललता वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग जल्दी से करिए। ये एक मोललता वाला क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से करिए। इसको आप जल्दी से करिए। और ये लगा दिया हमने पोल, 60 सेकेंड का समय, और इस क्वेश्चन को जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करें। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करें। डी 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 डी, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है डी। चलो देखते हैं, पोल का समय होने वाला है समाप्त। क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। कह रहा है अवाष्पशील विलय युक्त जलीय विलयन के वाष्पदाब में अपेक्षिक अनुमान इतना है, तो विलयन की मोललता क्या होगी। देखो बेटा, फॉर्मूला भी आपने देखा था, अपेक्षिक अनुमान PS अपॉन, ये अपेक्षिक अनुमान P0 बराबर मोललता गुणे कैपिटल M अपॉन 1000, यही था। इस पूरे का मान दिया है, इस पूरे का मान क्या दिया है, इस पूरे का मान आपको दिया हुआ है, इस पूरे का मान क्या दिया हुआ है, इस पूरे का मान दिया है 0.0125, 0.0125 बराबर M, स्मॉल m क्या है, स्मॉल m आपका पता करना है मोललता, और कैपिटल M जलीय विलयन है, तो 18/1000 यही हो जाएगा। तो गुणा कर दो तिर्यक, m बराबर 0.0125 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 18, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको गुणा कर दो, तो 1000 से गुणा करोगे तो 12.5 डिवाइडेड बाई 18, और 18 से काटोगे तो 18 अट्ठे 144 होता है, 18 सत्ते 100 कितना होता है 26, लगभग 0.70 आ रहा है क्या इसको। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ए वाला ऑप्शन सही है। डिवाइड करके देखते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। 12.5 डिवाइडेड बाई 18, तो 0.70 अप्रॉक्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ठीक ठीक। तो ये देखते हैं इसका रिजल्ट। अरे यार, केवल 9% बच्चों ने सही जवाब दिया इसका, बिल्कुल सही ऑप्शन था। सादिया खान, सूरज चौधरी, आर आर आदित्य, तौसीफ अंसारी, विवेक, छत्रपाल, आलोक, दुर्गेश और प्रतिष्ठा, ठीक है, बिल्कुल ए जवाब है, बिल्कुल ए जवाब है। जो ऊपर पूछा मैंने, जो ऊपर पूछा आपने, चलो
क्लियर है, ए सही है इसका। चलो नेक्स्ट, चलो इस क्वेश्चन को करिएगा, इस क्वेश्चन को करिएगा। इस क्वेश्चन को करिएगा सभी बच्चे, ठीक है। चलिए पोल लगा देते हैं। ये आपके पास 60 सेकेंड का समय और ये आपके पास रहा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। कह रहा है विलेय की मात्रा क्या होगी जिसे 180 ग्राम जल में मिलाने पर वाष्प दाब में 10% का अवनमन हो जाता है। वाष्प दाब में 10% का अवनमन हो जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे यहाँ पे इस क्वेश्चन पे डिस्कशन हम लोग करते हैं अभी, वो जो बी और डी वाला है ना, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं बी और डी, तो ऑप्शन हम लोग ध्यान से एक बार देखेंगे उनके और उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। उस क्वेश्चन पे अभी दोबारा से आते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन पे दोबारा से आते हैं। उस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ी हुई अपन लोगों से ना, वाह कथन वाले जो असत्य कथन था उसमें कुछ तो गड़बड़ी हुई है अपन लोगों से। देखते हैं उसको वापस से, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। होमवर्क करवाएंगे बेटा, होमवर्क करवाएंगे, होमवर्क क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। बी इज राइट, ओके। देखते हैं, पोल चल रहा है, पोल तो चल रहा है, पोल का समय भी समाप्त हो चुका है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विलेय की मात्रा क्या होगी जिसका द्रव्यमान स्मॉल मतलब एम डैश दिया हुआ है 60, तो विलेय की मात्रा स्मॉल डब्ल्यू पूछा है, एम डैश दिया हुआ है 60, और जिसे 180 ग्राम जल, विलायक का दिया है 180 ग्राम, और विलायक का अणुभार जिसे हम कैपिटल एम से लिखते हैं बेटा, कैपिटल एम होता है 18, और अगर मान लेते हैं, माना प्रारंभिक वाष्प दाब, मान लेते हैं प्रारंभिक वाष्प दाब, बेटा प्रारंभिक वाष्प दाब अगर पी नॉट है, क्या है, पी नॉट है, तो वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कह रहा वाष्प दाब में 10% का अवनमन होता है, तो 10% का अवनमन होता है मतलब विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा भाई साहब 10% कम हो गया, मतलब पी नॉट का 90% बचा ना, पी नॉट का कितना बचा, 90% बचा। चाहे तो ऐसे कर लो कि 0.9 पी नॉट है, या आप सीधे सीधे लिख दो, या आप ऐसे कर दो कि वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन 10% हो रहा, तो आप सीधे सीधे डेल्टा पी का मान लिख दो, डेल्टा पी का मान क्या हो जाएगा 0.1 पी, 10% मतलब पी नॉट का, पी नॉट का कितना 10% मतलब पी नॉट का 0.1%, दोनों तरीके से कर सकते हैं ना, दोनों तरीके से कर सकते हैं। 1.0 नहीं बेटा 10% है, तो अब देखो फॉर्मूला क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस लगाओ, डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये लगाओ, पी नॉट कितना है यही है, अच्छा डेल्टा पी, पी नॉट यही है, पी एस कितना है 0.9 पी नॉट अपॉन 0.9 पी नॉट, बराबर क्या कर दो, ये पता करना है, ये आपका कितना स्मॉल सॉरी कैपिटल एम कितना है, कैपिटल एम है 18, एम डैश कितना है, एम डैश है 60, और कैपिटल डब्ल्यू कितना है 180, तो ये आ जाएगा 10, ये ऊपर आ गया 0.1 पी नॉट अपॉन 0.9 पी नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/600, मतलब W/600, तो यहाँ से क्या आ जाएगा W इज इक्वल टू आ जाएगा 600/9, तो लगभग 60 ग्राम के करीब आ रहा है क्या इसका आंसर, लगभग 60 ग्राम के करीब आंसर आ रहा है क्या इसका, है ना, लगभग 60 ग्राम के करीब इसका आंसर, लगभग 60 आएगा, लगभग ये कितना आएगा 60 ग्राम, लगभग कितना आएगा बेटा 60 ग्राम आएगा, ये वो 9 है लगभग 10 के करीब, तो लगभग 60 आएगा इसका, तो इसका आंसर बी है, इसका आंसर क्या है बी है। कितने बच्चों ने बी आंसर दिया है, इसका आंसर बी है बेटा, कितने बच्चों ने बी आंसर दिया है, हाँ पहले तो तुम लोग बतिया लो आपस में, कितने बच्चों ने बी आंसर दिया इसका,
ओके ओके ओके, बी देखते हैं, बी देखते हैं। लगभग 35.79% और 36% लोगों ने राघव, श्रेयांश, तौसीफ, यश, नेहा, पारस, सर्वेश, एसवी, जसीम, विकास कुमार, इन बच्चों ने क्या किया, इन बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, चलो, इन बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, प्राची बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का भी आंसर सभी बच्चे जल्दी से करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है एक, इस क्वेश्चन का भी आंसर जल्दी से सभी बच्चे कर दें। इस क्वेश्चन का भी आंसर जल्दी से सभी बच्चे कर दें तुरंत। ठीक है, चलिए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? चलो, तो लगभग सभी बच्चों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। देखो फिर से कहानी समझते हैं। कह रहा है आपका स्मॉल डब्लू विलेय का दिया है 71.5 ग्राम, ठीक है, और कैपिटल डब्लू दिया है बेटा 1000 ग्राम। उत्पन्न आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, कह रहा है जल में घोलने पर उत्पन्न आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन जो दिया है, आपेक्षिक अवनमन जो दिया है, आपेक्षिक अवनमन आपको कितना दिया है? आपेक्षिक अवनमन दिया 0.00713, और तो पदार्थ का अणुभार स्मॉल सॉरी एम डैश पूछा है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू लगाइए। इसके पूरे की वैल्यू दी है तो इसके पूरे की वैल्यू यहाँ रख दो। कितना? इस पूरे की वैल्यू यहाँ दी है 0.00713। स्मॉल डब्ल्यू आपको कितना दिया है? 71.5, और जल का अणुभार 18 हो जाएगा, तो ये 18 है बटे स्मॉल एम डैश आपको पता करना है, एम डैश का मान, और आपके पास स्मॉल सॉरी कैपिटल डब्ल्यू है 1000। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एम डैश बराबर क्या हो जाएगा? 71.5 गुणे 18 बटे ये नीचे आ जाएगा 0.00713 गुणे 1000, ये हो जाएगा। तो 71.5 गुणे 18 बटे 1000 का गुणा करोगे तो 7.13। तो इसको देखोगे अगर लगभग ये 10 बार जा रहा है क्या? लगभग ये 10 बार जा रहा है क्या? और 10 का गुणा करोगे 18 में तो 180। डी ऑप्शन आएगा इसका, इसका ऑप्शन डी आएगा। बेटा अमरनाथ, अगर आप 4 को क्लास ज्वाइन किए हो, पीछे की क्लासेस नहीं किए हो, तो आप पहले पीछे की क्लासेस जाकर देख के आओ, वहां से फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, फिर वहां से आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ठीक है बेटा। अणुभार पूछा है ना, अणुभार 180, ये तो इसका ऑप्शन कौन सा है? डी। देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। पदार्थ का अणुभार पूछा है बेटा, तो लगभग 34% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। राघव, यश, सादिया, शिवानी, युवराज, समीक्षा, मावेश, प्रवीण, कृष्णा, अमृता पांडे, ये ठीक है। चलो, ये आपका क्वेश्चन ठीक क्लियर हो गया ये सभी को। अच्छा, गुणा भाग नहीं कर पाते हो, तो बेटा गुणा भाग तो आपको अपने से ही करना पड़ेगा ना, गुणा भाग तो सीखना पड़ेगा। गुणा भाग में तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। चलो,
बाकी अब 2 क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क देकर जा रहे हैं। इन 2 क्वेश्चंस को आप होमवर्क में कर लीजिएगा। इन 2 क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, होमवर्क में कर लेंगे। एक क्वेश्चन ये है होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क आपका, ठीक। और एक क्वेश्चन और, एक ये आप कर लीजिएगा होमवर्क। नेक्स्ट एक आप ये होमवर्क कर लेना, ये भी आपका होमवर्क ही है, ये भी आपका क्या है, होमवर्क। ये आप कर लेना, ये 2 चीजें आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन की जो कंफ्यूजन है उसको थोड़ा सा दूर करते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है ना। क्लास अभी खत्म नहीं हुई बेटा, क्लास अभी खत्म नहीं, क्लास में अभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। एक उस क्वेश्चन पे आते हैं जिस क्वेश्चन की बात हुई थी, क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हम लोगों से, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से हम आपको सारी बातें बता देते हैं यहाँ पे पॉइंटर्स के फॉर्म में, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, पहला कह रहा था ये, तो ये बिल्कुल सही था। दूसरा वाला गलत था, विलायक के वाजदाब की तुलना में विलयन का वाजदाब कम होता है, ये सही था। और आपेक्षिक अवनमन का है, तो ये भी सही था। तो यहाँ पे हमने आपको पॉइंटर्स में बताया था ये बातें। इसको हम एक बार समराइज कर देते हैं सारी चीजें, इसको भी हम शॉर्ट में लिख देते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा, ठीक है। इसको भी हम शॉर्ट में समराइज करके लिख देते हैं। ये रिलेशन हमने दिखाया ना कि डेल्टा पी पी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो डी वाला ऑप्शन इस वजह से यहाँ पे सही था, मतलब कथन डी वाला कथन सही था, आंसर गलत था। मतलब आंसर में, मतलब ये डी वाला कथन सही है, यहाँ पे असत्य पूछा था ना, ये सत्य था, इसको हमने सत्य इसलिए बताया था। ये देखो यहाँ से, तो ये सत्य था। तो ध्यान रखिएगा कि विलयन का, वो असत्य और सत्य में कंफ्यूजन थी। विलयन का आपेक्षिक अवनमन, विलयन का आपेक्षिक अवनमन मूल दाब पर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखिएगा। विलयन का मतलब विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ना, तो ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ये डिपेंड करता है। इसके अलावा एक और बात अगर हम करें तो यहां ध्यान रखिएगा, जो अवनमन है, वाष्प दाब का अवनमन, वो भी डिपेंड करेगा पी नॉट पे। इसके अलावा एक और चीज थी, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसको आपेक्षिक अवनमन ये बराबर होता है अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के, विलेय के मोल प्रभाज के, ठीक है। और इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा यही अणुसंख्य गुण है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में थी, थोड़ा सा सत्य असत्य में क्या हो गया कहीं पर ये। तो ये उस क्वेश्चन की कहानी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन केवल बी सही है, ये वाला है ना, इसमें क्या सही है, बी सही है। क्योंकि वाष्प दाब अणुसंख्य ये वाला तो सही था, ये तो हमने प्रूव भी कर दिया ना, यहाँ से फॉर्मूले से आपको हमने दिखा दिया ना, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो पी नॉट पे डिपेंड करेगा। तो ये चीजें हैं, ठीक है, क्लियर है। हाँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन थी, तो इस वजह से इसको हमने, इसका बी मतलब आंसर बी सही है, बाकी कथन ये भी सही है, कथन ये भी, कथन के लिए हमने बोला था डी सही है, बाकी आंसर बी सही, कथन डी सही है, सी सही है, ए भी सही है, ठीक। चलो अब हम लोग ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन टॉपिक यहाँ से क्लियर होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक। कभी कभी हो जाती है, सेंटेंस पढ़ने में गलतियां हो जाती हैं, तो उस वजह से चीजें। चलो, तो आज के लक्ष्य हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज क्वथनांक और हिमांक अवनमन 2 चीजें पढ़ेंगे। पहले क्वथनांक पढ़ेंगे। तो क्वथनांक समझो, क्वथनांक होता क्या है। हाँ, बी ऑप्शन राइट है साक्षी कुमारी, बिल्कुल बी आंसर उसका राइट था। कथन डी सही था, मतलब हम कथन की बात कर रहे थे कि डी कथन भी सही था, बाकी आंसर बी सही है, केवल असत्य कथन केवल बी था और आंसर जो उसका था बी ही था। कथन में आपका डी वाला भी सही था, ठीक है, मूल दाब के समानुपाती होता है, वो कथन भी सही था, ठीक है। तो डी वाला कथन भी सही था, सी वाला कथन भी सही था, ए वाला कथन भी सही था। आंसर जो है वो केवल बी वाला था, क्योंकि आंसर में गलत कथन पूछा था, तो गलत कथन बी वाला था, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं ये वाष्प क्वथनांक क्या होता है सर।
तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि वह ताप जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है उसी को बोलते हैं क्वथनांक। तो भाई साहब कोई भी द्रव उबलता कब है, देखो मान लो कोई द्रव है, इस द्रव को गर्म कर रहे हैं, कोई द्रव है इस द्रव को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। कोई भी द्रव है तो इस द्रव को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करेंगे, अब देखो यहां पे बाहर एक होता है वायुमंडलीय दाब, भाई वायुमंडल का कुछ ना कुछ दाब होगा, वायुमंडल का कुछ ना कुछ क्या होगा, दाब होगा, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल का कुछ ना कुछ दाब होगा, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायुमंडल का कुछ ना कुछ दाब होगा, वायुमंडलीय दाब। जब इस द्रव को गर्म करोगे तो इस द्रव की वाष्प बनेगी, क्या बनेगी, इस द्रव की बनेगी वाष्प। तो इस द्रव का कुछ ना कुछ होगा वाष्प दाब, ध्यान समझो, जब इस द्रव को गर्म करेंगे तो इस द्रव की कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगी। अब ये जो वाष्प बनेगी, इस वाष्प का जो वाष्प दाब होगा, ये हमारी जो वाष्प है, इस वाष्प का वाष्प दाब अगर वायुमंडलीय दाब से कम है तो ये वायुमंडलीय दाब ज्यादा है और ये कम है, तो वायुमंडल का दाब इसको दबा के ही रखेगा अंदर। अगर ये वायुमंडलीय दाब ज्यादा है तो वायुमंडलीय दाब इस वाष्प को दबा के रखेगा, वाष्प को बाहर निकलने ही नहीं देगा। अगर ये वाला दाब, अगर भाई साहब ये वाला दाब ज्यादा है तो ये वाला दाब क्या करेगा, वाष्प को ऊपर आने ही नहीं देगा। भाई जो मजबूत होगा, जो ताकतवर होगा, वो कमजोर को दबा के रखेगा। तो अगर वाह, हाँ बेटा आर्यन तुमको सुन रहे हैं, अभी तुम्हारी बात थोड़ा इसको समझा दें तो सुनते हैं। वाष्प का दाब है ये और वायुमंडलीय दाब है ये। अगर वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा तो इस वाष्प को क्या करेगा, दबा के रखेगा, वाष्प द्रव से बाहर आने ही नहीं पाएगी। लेकिन क्या हो कि अगर ये जो वाष्प का दाब है, ये जो वाष्प का दाब है, ये वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए या वायुमंडलीय दाब से ज्यादा हो जाए तो क्या करेगा, ये वाष्प इस वायुमंडलीय दाब को हटा देगा। भाई इस वाष्प इस वायुमंडलीय दाब को हटा के वाष्प क्या होगी, बाहर निकलने लगेगी। वाष्प क्या होगी, बाहर। मान लो दरवाजे पर एक तुमसे ताकतवर आदमी खड़ा है, तो तुम दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, उसको हटा ही नहीं पा रहे, निकल ही नहीं पा रहे। अगर दरवाजे पे खड़े आदमी की ताकत तुम्हारे बराबर है तो भी तुम उसको धक्का देके हटा सकते हो, या तो तुम्हारी ताकत उस दरवाजे पे खड़े आदमी से ज्यादा है तो भी धक्का देके उसको हटा के बाहर चले जाओगे। तो वैसे ही जब वाष्प जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और वायुमंडल का दाब ज्यादा है तो वो दबा के रखेगी, लेकिन जब वाष्प का दाब और वायुमंडल का दाब दोनों बराबर हो जाएंगे तो वाष्प आपकी द्रव से बाहर निकलने लगेगी। और जब वाष्प बाहर निकलने लगेगी तो हम क्या बोलेंगे, हमारा द्रव उबल रहा है। हमारा द्रव क्या होने लगा बेटा, उबलने लगा। हमारा द्रव क्या होने लगा, उबलने लगा। तो द्रव कब उबलने लगता है, जब किसी भी द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो जाते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो जाते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब या वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो जाते हैं, उस ताप पर द्रव उबलने लगता है। तो हम उसी ताप को बोलते हैं क्वथनांक, कि वह निश्चित ताप जिस पर पानी की बूंदें बाहर नहीं आती बेटा, आपके एटमॉस्फेयर में जो वाष्प है वो ठंडी पाकर पानी की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। बॉटल से पानी की बूंदें नहीं आती, आपका बॉटल ठंडा है तो बाहर जो उसके आसपास की वाष्प है उस ठंडे एटमॉस्फेयर से संघनित होकर द्रव की बूंदों के रूप में उस पर जम जा रही है, ठीक है। तो संघनन के कारण वो प्रक्रिया होती है। तो जब भी किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव हमारा उबलने लगता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्वथनांक। इसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, क्वथनांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिए एक है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। अब कुल मिला के कहानी समझो, आपको हमने एक और बात बताई थी, यहीं पे समझा देते हैं फिर उधर आपको हम दिखाते हैं। आपको हमने एक और बात भी बताई थी, आपको हमने एक और बात भी बताई थी कि जब किसी विलायक में, ये आपका विलायक है, और जब किसी विलायक में
कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। ये अभी आपने पढ़ा था। तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। जब भी किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, जब भी किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। और हमने क्या बताया कि जब वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। जब वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो उस कंडीशन पे आपका द्रव क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। फिर से ध्यान से समझो। पहले तो क्वथनांक की परिभाषा, जब जो आपका द्रव है, इस द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडल का दाब दोनों बराबर हो जाएंगे। जब द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडल का दाब दोनों बराबर हो जाएंगे तब पदार्थ उबलने लगता है, तो हम बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। इसी को क्या बोलते हैं, क्वथनांक बिंदु। ठीक है। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसी को बोलते हैं क्वथनांक। जब हमने इसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिला दिया, क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो अवाष्पशील विलेय मिलाते ही इसका वाष्प दाब हो गया कम, इसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम। अब जैसे ही वाष्प दाब कम हो जाएगा तो अब उसको फिर से वायुमंडल के दाब के बराबर करने के लिए हमें और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। मतलब अब उस द्रव को और ज्यादा ताप दे रहे हो, मतलब अब उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। अब उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे समझो, मान लो पहले वाष्प दाब एक वायुमंडलीय 1 एटीएम था और वायुमंडलीय दाब भी 1 एटीएम था। जैसे ही आपने अवाष्पशील विलेय मिलाया, इसका वाष्प दाब घट के 0.8 एटीएम रह गया। तो अब इसको 1 एटमॉस्फेयर के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, जिससे कि इसकी और ज्यादा वाष्प बने, और ज्यादा वाष्प का दाब हो, और ज्यादा वाष्प का दाब हो, तभी तो ये 1 एटीएम फिर से वापस से इसके बराबर होगा। तो जब विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया तो विलयन का वाष्प दाब कम हुआ। अब जब विलयन का वाष्प दाब कम हो गया और वायुमंडल का दाब यही है, तब इसको फिर से इसके बराबर करने के लिए और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, मतलब क्वथनांक उसका बढ़ गया। वो अब और जब पहले की तुलना में और ज्यादा ताप पर गर्म हो रहा। जैसे आप डेली लाइफ का एग्जाम्पल समझ सकते हो, आप पानी को गर्म करो, साधारण पानी को गर्म करो और उस पानी में नमक मिलाकर गर्म करो। आप साधारण पानी को गर्म करो और पानी में नमक मिला के गर्म करो, तो साधारण पानी जल्दी उबल जाएगा और नमक वाला पानी साधारण पानी की तुलना में देर से उबलेगा, क्योंकि जो नमक है वो अवाष्पशील विलेय है, और जब उसको पानी में मिला दिया तो विलयन का क्वथनांक बढ़ गया। विलयन का क्वथनांक बढ़ गया तो इसलिए अब वो और ज्यादा ताप पर क्या हो रहा, और ज्यादा ताप पर उबल रहा है। तो ये कहानी है कि जब भी अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब कम होता है, जिस कारण उसको फिर से वायुमंडल के दाब के बराबर करने के लिए और ज्यादा गर्म करना पड़ता है। और ज्यादा गर्म करने पर क्या होता है, वाष्प दाब और ज्यादा गर्म करने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। तो हम सीधा सीधा यहाँ एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वाष्प दाब के। ये बात आप ध्यान रखना, जो क्वथनांक होता है बेटा वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वाष्प दाब के। जो क्वथनांक है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वाष्प दाब के। जो क्वथनांक है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वाष्प दाब के। जो क्वथनांक है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वाष्प दाब के। तो यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, क्वथनांक है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वाष्प दाब के। तो जब वाष्प दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक घटेगा, जब वाष्प दाब घटेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। तो यहाँ पे यही है, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब कम हो रहा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। और क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। अवाष्पशील का मतलब होता है जो आसानी से वाष्पित ना हो। अवाष्पशील का मतलब क्या होता है, आसानी से वाष्पित ना हो, जो आसानी से वाष्पित ना हो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान से समझिएगा यहां पे कि जब किसी
विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही कोई क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अब इसको ग्राफ से भी समझ लो बेटा, ग्राफ से समझाते हैं आपको, इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझाते हैं। इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझाते हैं। देखो, इधर ले लो वाष्प दाब और इधर ले लो ताप। तो ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। किसका बेटा? शुद्ध विलायक। क्यों? ये मान लो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, ताप के साथ वाष्प दाब बढ़ रहा, और ये जो है ये विलयन का वाष्प दाब। ये किसका वाष्प दाब है? विलयन का वाष्प दाब है। और यहां पर ये बिंदु शो कर रहा है, ये है एक वायुमंडलीय दाब। ये क्या है? ये है वायुमंडलीय दाब। ये क्या है? वायुमंडलीय दाब है। ये क्या है बेटा? वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, ये ग्राफ है। अब वायुमंडलीय दाब है। अब यहां पे ध्यान समझो, ये जो शुद्ध विलायक है, इस शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर कब हो रहा है? वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है इस ताप पर। इसको हम बोलेंगे टी नॉट। क्या बोलेंगे? टी नॉट। और ये जो शुद्ध विलायक है, अगर इसकी तुलना में हम विलयन की बात करें तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर कहां हो रहा है? इस बिंदु पर, इस बिंदु पर बराबर हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे टीएस। क्या बोलेंगे? टीएस। तो देखो, ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी नॉट है और ये विलयन का क्वथनांक टीएस है। तो टी नॉट की तुलना में टीएस क्या है? ज्यादा है। टी नॉट की तुलना में टीएस क्या हो चुका है? ज्यादा हो चुका है। और इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, इसी को बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन। इसे डेल्टा टीबी से लिखते हैं। क्वथनांक उन्नयन इसे किससे दर्शाते हैं? डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। तो ये आपका डेल्टा टीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। जैसे अवनमन का मतलब होता है घटना, उन्नयन मतलब बढ़ना। उन्नयन मतलब ऊपर जाना, ऊपर जाना मतलब बढ़ना। तो उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना और अवनमन का मतलब होता है घटना। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना और अवनमन का मतलब होता है घटना। ठीक है, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना और अवनमन का मतलब होता है घटना। ठीक है बेटा। तो अब हम यहां से देखें तो माना जो शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, मान लेते हैं बेटा शुद्ध विलायक का क्वथनांक है टी नॉट और विलयन का क्वथनांक है टीएस। तो क्वथनांक उन्नयन कितना होगा? तो बेटा जी क्वथनांक उन्नयन हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा। देखो, पहले क्वथनांक कम था और बाद में क्वथनांक ज्यादा हो गया, तो बेटा इसी को क्या बोलेंगे? ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, यही क्वथनांक उन्नयन। बेटा डेल्टा टीबी क्वथनांक का उन्नयन है, इसी को क्वथनांक उन्नयन को ही डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, ये क्वथनांक के उन्नयन को ही डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। फिर से एक बार समझो भाई, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, विलयन का कम। विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, विलयन का कम।
तो विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर कहां हो रहा है, इस पॉइंट पे ना। तो इसको जब हमने यहां से मिलाया, इसको जब हमने यहां से मिलाया, तो बेटा इसको यहां से मिलाने पर हमको क्या दिख रहा है, इसको यहां से मिलाने पर हमको ये दिख रहा कि भाई इस पॉइंट पे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट आपका विलायक का क्वथनांक हो गया, टी नॉट से दर्शाया, विलायक के क्वथनांक को टी नॉट से दर्शाया। और विलयन का क्वथनांक जो वाष्प दाब है कम हो चुका, तो इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में, देखो यहां पर इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में ये इतना समय लग रहा, इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में इतना समय लग रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वायुमंडलीय दाब के बराबर इस ताप पर हो रहा। तो पहले टी नॉट ये है और ये विलायक है, विलायक इस पॉइंट पे बराबर हो रहा, जबकि विलयन जो है, अब विलयन का हमने मिलाया तो विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर किस बिंदु पर हो रहा, टीएस पे। तो ये टीएस विलयन का वाष्प दाब होगा, ये टी नॉट विलायक का वाष्प दाब होगा। तो हमने मान लिया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब टी नॉट है, तो विलयन का वाष्प दाब टीएस, सॉरी वाष्प दाब करें क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी नॉट है, विलयन का क्वथनांक टीएस है। तो बेटा कमी कितने की वृद्धि हुई, मान लो पहले 10 रुपए थे, बाद में 15 रुपए हो गए, तो कितना आपके पास बढ़ गया, तो बाद में से पहले को घटा दोगे ना, 15 माइनस 10 आपके पास 5 रुपए बढ़ गया। तो वैसे ही पहले क्वथनांक कम था, बाद में ज्यादा हो गया, तो कितना ज्यादा हो गया उसी को तो बोलते हैं उन्नयन। कितना ज्यादा हो गया, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो, टीएस ज्यादा है टी नॉट कम है, तो टीएस में से टी नॉट को घटा दो, तो यही क्या है, यही आपका हो जाएगा बेटा क्वथनांक का उन्नयन। यही क्या हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, यही हो जाएगा क्वथनांक का उन्नयन। ठीक, इतनी बात सभी को समझ में आई, क्वथनांक उन्नयन क्या है। चलो अब देखो, ये क्वथनांक उन्नयन की अगर हम बात करें तो फिर से वही कहानी है कि भाई विलयन में जितना ज्यादा विलेय होगा, विलयन में जितना ज्यादा विलेय होगा, क्वथनांक में उन्नयन भी उतना ज्यादा होगा। आप जितना ज्यादा पानी में नमक डालते जाओगे, उस पानी को उबालना उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा, पानी को उबालना उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा, उस पानी को उबालना उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। हाँ, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। व्हाट मीन्स बाई एक्टिवेशन एनर्जी, वो आप केमिकल काइनेटिक्स तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी आपकी जो सक्रियण ऊर्जा होती है कि अभिकारक के अणुओं को उत्पाद बनाने के लिए जो अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है, उसी को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, है ना, वो आप पढ़ोगे। क्लियर है, ये हो गया। तो ये आपका हो गया। अब हमने क्या कहा कि भाई साहब जो आपका क्वथनांक उन्नयन है, क्वथनांक उन्नयन किस पे डिपेंड करेगा, विलेय की पदार्थ की मात्रा पे। विलेय जितना ज्यादा होगा, क्वथनांक भी उतना ज्यादा हो जाएगा। तो सिंपल सा क्या होता है, किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन, विलयन का क्वथनांक उन्नयन, विलयन का क्वथनांक उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा विलेय होगा उतनी ज्यादा मोललता होगी, और जितनी ज्यादा मोललता होगी उतना ज्यादा क्वथनांक उन्नयन होगा। मोललता के समानुपाती होता है विलयन का क्वथनांक उन्नयन, विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। मतलब हम सिंपल सा कह सकते हैं क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन समानुपाती है मोललता के। तो बताओ बेटा क्वथनांक उन्नयन कैसे दर्शाते हैं, डेल्टा टीबी से, और ये समानुपाती होता है मोललता को लिखते हैं स्मॉल एम से। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो यहां से कांस्टेंट आ जाएगा केबी। ये केबी क्या है, इसकी बात अभी हम करते हैं, ये आपका एक फॉर्मूला है। तो और यहाँ पे m क्या है, m आपकी मोललता है, तो मोललता का सूत्र अगर आप यहाँ रख देंगे तो मोललता का सूत्र क्या हो सकता है भाई साहब, मोललता हो सकता है विलेय के अणु मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। एक तो ये हो सकता है, और क्या हो सकती है मोललता में सर, और मोललता में ये हो सकता है कि W ग्राम की जगह किलोग्राम में आ जाए, तो सर ये हो सकता है, मतलब किलोग्राम की जगह ग्राम में आ जाए तो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है सर, और फॉर्मूला कुछ ऐसा भी हो सकता है कि n की जगह हम वैल्यू रख दें, n की जगह हम क्या रख दें, वैल्यू रख दें, तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है। ठीक है सर, के बी इंटू डब्ल्यू इंटू, और अगर W ग्राम में, कैपिटल W ग्राम में आ जाए तो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा।
ऐसा कुछ। बोलो ये बात समझ में आई? तो सर यहाँ पे सबका मतलब बता दीजिए। तो यहाँ पे बता दे रहे हैं केबी को हम बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। केबी क्या बोलते हैं बेटा? मोलल उन्नयन स्थिरांक। और एम डैश क्या होता है? एम डैश होता है विलेय का अणुभार। एम डैश क्या होता है? विलेय का अणुभार। और बेटा कैपिटल डब्ल्यू क्या है? कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार। और स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार। विलेय का भार, ये चीजें हैं। तो किसी भी विलयन का क्वथनांक उन्नयन उसकी मोललता के समानुपाती होता है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से उन क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती हो गया। डेल्टा टी भी समानुपाती हो गया स्मॉल एम के। डेल्टा टी भी समानुपाती हो गया स्मॉल एम के। एम क्या? स्मॉल एम क्या थी? मोललता थी। स्मॉल एम क्या थी? इसको यहां से गायब कर देते, इधर लिख देते। स्मॉल एम क्या है? मोललता है ये। अब मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। हाँ फिर से बता रहे हैं, क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती है। मोललता होता है एम और समानुपाती चिन्ह हटाओगे के बी आएगा। के बी आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक है। अब मोललता क्या होती है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। तो ये रख दिया फॉर्मूला। और अगर विलायक का भार ग्राम में होता है तो 1000 से गुणा। और फिर आपको पता है विलेय के मोल क्या होते हैं? ग्राम भार बटे अणु भार। तो एन की जगह लिख सकते हो डब्ल्यू बाई एम डैश। और ये डब्ल्यू के जी तो है ही है। और अगर डब्ल्यू ग्राम में आ जाए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। ये आपका क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला आ गया। अब हम इसमें बात करेंगे कि ये जो केबी है ये क्या है। ये क्वथनांक उन्नयन का सूत्र आ गया। अब हम इसमें बात करेंगे सर केबी जो है वो केबी क्या है। सर जो केबी है वो केबी क्या है ना। एच डब्ल्यू वाले क्वेश्चन कराएंगे बेटा, लास्ट में कराएंगे। सारे टॉपिक के जब एच डब्ल्यू कलेक्ट हो जाएंगे तो फिर एच डब्ल्यू वाले क्वेश्चन हम लास्ट में करा देंगे, ठीक है। चलो चलो तो नेक्स्ट मोलल उन्नयन स्थिरांक की बात करते हैं। तो पहले ध्यान से फॉर्मूले से समझ लो और फिर कहानी खुद ही समझ में आ जाएगी। फॉर्मूला क्या था? डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू किलोग्राम। अगर हम ये कह दें यदि विलायक का भार 1 किलोग्राम हो जाए, जो कि किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के, और विलेय के मोलों की संख्या 1 मोल हो जाए। विलेय के मोलों की संख्या कितनी हो जाए? 1 मोल। तो अगर विलायक का जो भार है वो कितना हो जाए? 1 किलोग्राम, और विलेय के मोल कितने हो जाए? 1 मोल हो जाए। तो इस कंडीशन में बेटा देखिए यहाँ पे, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे रख दो, डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा के बी गुणे 1/1। तो यहां से क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा के बी के। डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा? के बी के। तो अगर विलायक के 1 किलोग्राम भार में विलेय के 1 मोल घुले हों तो विलयन का क्वथनांक उन्नयन ही उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक होगा। सिंपल सी कहानी है। केबी यही है, केबी का यही है। देखो जब एन का मान 1 मोल हो जाए, भार 1 किलोग्राम हो जाए, तो जब विलेय के मोल 1 मोल, विलेय का मात्रा क्या हो जाए? 1 मोल, और विलायक का भार कितना हो जाए? 1 किलोग्राम। तो जब 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घुले हैं तो जो डेल्टा टीबी है वो किसके बराबर हो जाएगा? केबी के। तो यही तो कहा जाता है कि विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय पदार्थ के 1 मोल घुले होने पर विलयन के क्वथनांक में उन्नयन जो है डेल्टा टीबी, वही किसके बराबर होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। वही किसके बराबर होता है बेटा? मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। क्लियर है ये? क्लियर है ये? बोलो बात समझ में आई है? क्या ये बातें सभी को समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है? अरे बेटा इसमें सिंपल सी कहानी, ये देखो क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला है। क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला है। अगर n का मान भी 1 हो जाए और w का मान भी 1 हो जाए तो ये दोनों 1 हो गए, तो डेल्टा टीबी किसके बराबर हो गया? केबी के। तो इसी को तो बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन। तो यहां से अगर आप केबी का फॉर्मूला, और केबी का मात्रक क्या होता है? केबी का मात्रक ध्यान रखना, केबी का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, मोल, सॉरी यहां से केबी का जो मात्रक है वो ये है, केल्विन
है ना। देखो यहां से निकाल लो, ये केल्विन, ये जाएगा किलोग्राम और प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये आपका ये मात्रक है किसका, केबी का। तो ये केबी का मात्रक है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। यहां से फॉर्मूला निकाल लो, केबी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन। तो इसका मात्रक देखो यहां से आ जाएगा ऊपर, इसका केल्विन, इसका किलोग्राम, इसका, और इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी गुणे एम डैश गुणे कैपिटल डब्ल्यू, अगर ये ग्राम में है तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये केबी के रूप में। यहां भी कर सकते हो, केबी बराबर डेल्टा टीबी, अगर ये ग्राम में है तो बटे क्या हो जाएगा, एन इंटू 1000, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, तो ये केबी का। बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं, जो नीट के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पर बेस्ड, और अदर मेडिकल एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं। क्योंकि जो मेडिकल एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और कुछ जेई के भी क्वेश्चंस हम लोग निकाल लेते हैं, जो जेई मेंस के क्वेश्चन हैं उनको भी उठा लेते हैं, है ना। तो उनके बेसिस पर आपको सारी चीज़ें कराई जाती हैं। चलो, ये कहानी हो गई। फिर सेम चीज़ जो है, सेम चीज़ देखो बेटा, ये क्या है, ये टॉपिक सिंपल सा है। विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के 1 मोल घोल दो तो क्वथनांक जितना बढ़ेगा उसी को बोलोगे मोलर उन्नयन स्थिरांक। 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय घोल दो तो जितना क्वथनांक बढ़ेगा उसे बोलते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। बस यही कहानी है इसकी, और इसे केबी से लिखते हैं। तो देखो यहां पे क्या है, जब 1000 ग्राम में आपने 1 मोल घोला तो उसको बोलते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। इसी की जगह अगर हम बात करें, एक और चीज है ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। यदि विलेय के मोल 1 रहे लेकिन विलायक का भार 100 ग्राम हो जाए, क्या हो जाए बेटा, 100 ग्राम हो जाए, तो इसे तो जानते हो, इसे किससे दर्शाते हैं, इसे केबी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बेटा, केबी से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, केबी से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, केबी से दर्शाते हैं। और यहां पे देखो, जब 100 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय होगा तो जो डेल्टा टीबी होगा उसे बोलते हैं ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। और इसे बेटा, इसे केबी डैश से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, इसे केबी डैश से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, केबी डैश से। इसे किससे दर्शाते हैं बेटा, केबी डैश से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, केबी डैश से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, केबी डैश से दर्शाते हैं। इसे केबी डैश से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे केबी डैश से दर्शाते हैं। ठीक है, तो विलायक के 100 ग्राम में विलेय पदार्थ के 1 मोल घुले होने पर विलयन के क्वथनांक उन्नयन को ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, केबी डैश से दर्शाते हैं। और इसके लिए अगर हम फॉर्मूला बात करें तो केबी डैश बराबर हो जाएगा डेल्टा टीबी गुणे स्मॉल एम डैश गुणे कैपिटल डब्ल्यू बटे स्मॉल डब्ल्यू और गुणे 100 हो जाएगा। उसमें किससे गुणा करते थे, 1000 से, इसमें किससे गुणा करोगे, 100 से। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन प्रति 100 ग्राम प्रति मोल, ऐसा हम कह सकते हैं, केल्विन प्रति 100 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये आपका। तो 1000 ग्राम में 1 मोल डालो तो कहलाएगा मोलर उन्नयन स्थिरांक, और अगर आप क्या करो 100 ग्राम में 1 मोल डालो तो उसे हम बोलेंगे ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। उसे हम क्या बोलेंगे, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। उसे क्या बोलेंगे, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। हाँ, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों के लिए। चलो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, अब हम देखते हैं, क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे बेटा केबी और केबी डैश में संबंध, केबी व केबी डैश में संबंध। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जो केबी डैश होता है वो 10 गुना होता है केबी के। जो केबी डैश होता है वो 10 गुना होता है किसके, केबी के। जो केबी डैश होता है वो 10 गुना होता है किसके, केबी के। ठीक है, कैसे भाई साहब, केबी बराबर क्या था, केबी बराबर ये था कि सर डेल्टा टीबी
गुणे कैपिटल डब्ल्यू बटे एन गुणे 1000, अगर ये ग्राम में है तो। और सर के बी डैश में क्या था, 1000 की जगह कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। सर के बी डैश में कितना आ जाता है, 1000 की जगह बस 100 आ जाता है, बाकी दोनों तो सेम ही है। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो क्या, डेल्टा टी बी गुणे डब्ल्यू ग्राम बटे एन गुणे 100। और 1000 को क्या लिखा जा सकता है, 100 गुणे 10। 1000 को 100 गुणे 10 लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल। तो बताओ इस पूरे की जगह, ये देखो ये, इस पूरे की जगह क्या के बी डैश रख सकते हो, बिल्कुल। तो के बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी डैश बटे 10। तो इधर से ये गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, के बी डैश बराबर 10 के बी। बस इतना याद रखो, बस इतना ध्यान रखो कि भाई साहब जो के बी डैश होता है वो 10 गुना होता है के बी के। जो के बी डैश होता है वो 10 गुना होता है के बी के। बस इतना ध्यान रखो कि जो के बी डैश होता है वो 10 गुना होता है के बी के। जो के बी डैश होता है वो 10 गुना होता है के बी के। जो के बी डैश होता है वो 10 गुना होता है के बी के। जो के बी डैश होता है वो 10 गुना होता है के बी के। ठीक है, ओके। और इन दोनों की गणना के लिए सूत्र हैं कुछ, वो सूत्र भी आप ध्यान रखिए। के बी और के बी डैश की गणना के लिए सूत्र, तो के बी व के बी डैश की गणना के लिए सूत्र क्या है, इनकी गणना कैसे की जाती है तो वो भी ध्यान रखिएगा। के बी की गणना की जाती आर टी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 एल वी, और के बी डैश की गणना की जाती है आर टी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 एल वी। या इसी को हम और वैल्यू रख दें आर की, तो आर की वैल्यू रखने पर 0.002 टी बी स्क्वायर अपॉन एल वी, और इसमें के बी डैश बराबर 0.02 टी बी स्क्वायर बटे एल वी। ये आपका, ठीक, ये आपका। तो यहां पे देखो आर क्या था, आर का मान होता है 2 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल, ये आर का मान होता है। और आपका आर जो, सॉरी, एलवी, एलवी होती वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और टीबी, टीबी जो है वो विलायक का क्वथनांक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इन फॉर्मूले से केबी और केबी डैश की गणना करते हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं केबी और केबी डैश की गणना के लिए। एलवी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जिस पदार्थ के लिए होगा, ठीक है, जिस पदार्थ के लिए होगा। तो आपको डायरेक्ट केबी और केबी डैश के लिए फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि केबी और केबी डैश का ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है केबी निकालने के लिए और केबी डैश निकालने के लिए। इसको नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसको नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। चलिए, इसके बाद क्लास है क्या, अभी किसी क्लास है क्या, अभी किसी क्लास है क्या, 5 मिनट। देखिए, ये हो गई कहानी इसकी, ठीक है। चल, तो ये आपका हो गया सारी कहानी क्वथनांक उन्नयन की। अब हमें जो है हिमांक और हिमांक अवनमन पढ़ना है, और सेम टू सेम है, जैसे क्वथनांक उन्नयन था ना वैसे ही हिमांक अवनमन भी है। बस क्वथनांक बढ़ जाता है, हिमांक कम हो जाता है। तो उसकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके अलावा फिर उसके क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग करेंगे यहीं पे खत्म। आज की क्लास हम लोग करेंगे यहीं पे खत्म। उम्मीद करते हैं आज की सारी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास का सारी टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और जब उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए वो बेहतर हो जाएगा। आपके लिए वो क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा।
बाकी आपके लिए होमवर्क तो जो है बेटा आपको हम दे दें 68 दे देते हैं, ठीक है, 67 दे देते हैं। बाकी डीपीपी के कुछ क्वेश्चन शायद आपसे बन जाएं, क्योंकि आज तो हम लोग क्वथनांक उन्नयन के फॉर्मूले मतलब किए नहीं। डाउट चेक कर लें, रुक जाओ बेटा, अच्छा डाउट भी चेक कर लेते हैं, आज बहुत दिन बाद तुम लोग का डाउट देख लेते हैं। ये पॉपुलर है, ये रीसेंट है और ये कॉमन। रीसेंट डाउट चेक करें। आर गैस कांस्टेंट है, बिल्कुल पंकज बेटा, आर गैस कांस्टेंट ही है। अंकिता का कहना है आर, ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सर सिलेबस कब तक हो जाएगा बेटा? ये अभी इसमें 2 से 3 क्लास इस चैप्टर में लगेंगी। सर क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए पोल में आंसर नहीं दे पाते। कोई बात नहीं बेटा दीक्षांत, आंसर सही दीजिए, जल्दी या देर नहीं, आंसर आपको सही देना रहता है। आरटीएस कब से स्टार्ट है वो आपको आरटीएस का वो स्कैन करना, तो उससे पता चल जाएगी जानकारी। क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम। सर केबी का कोई मान होता है क्या? बिल्कुल, केबी का भी हमने बताया निकालने का तरीका। टेस्ट में कितना सिलेबस आएगा? 9 अगस्त तक जो भी सिलेबस पूरा हो चुका होगा उतना सिलेबस आएगा टेस्ट में। मेरे पास पोल वाला ऑप्शन नहीं आता अंकिता बेटा। अच्छा ठीक है, हम आपकी समस्या का समाधान देखते हैं। टेस्ट में कितना सिलेबस बता दिया। विलयन की मात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्वथनांक में। विलयन नहीं, विलेय की मात्रा से ना, विलेय की मात्रा से मतलब विलयन के मोललता से। ग्राफ बेटा 2 बार समझा दिया। मैं न्यू स्टूडेंट हूँ इसलिए आप मुझे टेस्ट के बारे में बताइए। बेटा टेस्ट जो है आपका इस चैप्टर का होगा और 10 तारीख के पहले जितना भी सिलेबस हो जाएगा वो सारा टेस्ट में आएगा। अवाष्पशील का मतलब जो आसानी से वाष्पित ना हो। 12th के साथ बैच है, कैसे मैनेज करें बेटा? टाइम तो आपको अपना खुद से ही मैनेज करना होगा। आप अपने जीवन के योद्धा खुद हो, आपको अपनी लड़ाई खुद से लड़नी है, ठीक है। जो आपका युद्ध का मैदान है, उस युद्ध के मैदान में जंग करने के लिए आपको खुद ही उतरना है। तो आप उन चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करिए ताकि आपसे सारी चीज़ें आसान रहें। आपको खुद से मेहनत करनी है, आपको खुद से समझना है और आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके चलिए ताकि आपको साल भर कोई समस्या ना हो, ठीक है। बी ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट, बाकी ठीक है। वंस मोर वंस मोर वंस मोर, बाकी सारी चीज़ें तो खत्म है कहानी। कॉमन डाउट क्या थे? न्यू स्टूडेंट हूँ, ये 55.5 कैसे है? 1000 से 18 को डिवाइड कर दो। 0.9p कैसे आया? कह रहा था 10% कम हुआ है, तो 10% कम हुआ तो 90% बचा, 90% बचा तो 0.9p हो गया। ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कौन सा था बेटा, हमको पता नहीं। बाकी ठीक है, बाकी डाउट तो कॉमन ही है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बाकी ये आरटीएस की जानकारी जिनको चाहिए, जिनको आरटीएस की जानकारी चाहिए, यहाँ पे गलत स्लाइड आ गई है। ये स्लाइड यहाँ पे आज की गलत है, ये अर्जुना की चली आई है। आपके लिए लक्ष्य है ना, आप लोग तो लक्ष्य वाले हैं, तो लक्ष्य में ये जो टेस्ट है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ऑनलाइन ऑफलाइन ये टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, शायद यहाँ 13 है, यहाँ पे शायद 13 है और यहाँ पे आपका 10 है, ठीक है। बाकी ये कोड स्कैन कर लेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक, सारी चीज़ों की। चलिए, बाकी आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। क्लास